वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स का क्लास 9th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रेजिस्टेंट मोशन। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे रेजिस्टेंट मोशन के बारे में, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस उसके बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़े थे, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी, उसके टाइप्स यानी कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और उसके बाद कुछ स्पीड पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स यानी स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में पढ़ना। नेचर में बहुत सारे क्वांटिटी, बहुत सारे लॉ होते हैं जिसको हम लोग पढ़ने के लिए कुछ चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि चलो ये कोई एक रोप है तो वो 5 मीटर का हो सकता है, 7 मीटर का हो सकता है, उसको मेजर कर सकते हैं। किसी एक स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करके हम लोग मेजर करते हैं, तो वो क्या है? तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास किसी स्टैंडर्ड से मेजर करके हम लोग मेजर कर सकते हैं और उसको हम लोग वो क्या बोलेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। कि चलो जैसे हम लोग दुकान जाते हैं, वहाँ पे 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड होता है जिससे कंपेयर करके हम लोग मेजर करके सामान सब खरीदते हैं, तो वो मास एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। फोर्स वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मेजर कर सकते हैं। तो वो सारे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ में कोई डायरेक्शन नहीं होता। मास की बात करें तो मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो वो किस तरह की क्वांटिटी है? तो वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम लोग डिस्टेंस की बात करें, स्पीड की बात करें, ये सारा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। उसी टाइप से दूसरा टाइप इसका है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वो क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। जैसे कि फोर्स मतलब कि हम लोग यदि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स का डायरेक्शन होता है कि चलो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं या इस डायरेक्शन में फोर्स, किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंस है? तो स्केलर क्वांटिटी ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो उसका एक डेफिनेशन कुछ इस टाइप से भी है कि जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिसमें डायरेक्शन होता है मगर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, उसको हम लोग टेंसर बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, उसमें डायरेक्शन होता है मगर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ही फॉलो करता है और उसको हम लोग टेंसर बोलते हैं। तो ये क्वांटिटी के 2 टाइप, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके बाद कई सारे टर्म्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हर टर्म्स के बाद हर फिजिकल क्वांटिटी का पढ़ेंगे। हर फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ये भी देखेंगे कि वो किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 2 टर्म्स हैं, दोनों एक जैसा महसूस हो रहा है लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। क्यों? तो डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से ट्रैवल करता हुआ किसी दूसरे पॉइंट पे आता है और वो जिस पाथ से आता है तो वो टोटल पाथ का लेंथ वो डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो किसी एक पॉइंट से जहाँ से वो इनिशिएट किया चलना और जहाँ पे वो एंड किया चलना, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि जिसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा और वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यदि एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इस दोनों के बीच का डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट से किस ओर है। तो ये क्या है, तो इसमें डायरेक्शन होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस किसको बोलेंगे, तो जो एक्चुअल पाथ होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो केवल इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है। वो उसका पाथ, वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उस दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दें तो वो जो स्ट्रेट पाथ होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि कोई एक पॉइंट से मूव कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो कि एक सर्कल है, एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम लोग मूव करता हुआ सर्कल के एक दूसरे एंड पे आते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, तो जो वो सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं हम लोग वो डिस्टेंस कहलाएगा, उसका जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन यदि हम लोग जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है उसको ज्वाइन करते हैं तो वो जो लेंथ होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो वैसे हम लोग इसको एक एक करके एग्जाम्पल से समझेंगे भी और अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग को अब क्या पढ़ना है, तो स्पीड के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं और एग्जाम्पल से उसको समझते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। कि दिए हुए टाइम में कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जिस पाथ से जाता है वो टोटल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में कहा जाए तो जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। अब ए से बी तक जाना है तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। ए से बी को मिलाने वाला एक लाइन होगा, लेकिन कई सारे कर्व हो सकते हैं। हो सकता है कि ए से बी इस रास्ते से जाया जा रहा हो या इस रास्ते से जाया जा रहा हो या और इधर से होता हुआ जाया जा रहा हो। तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो ये सारा क्या है, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ से ये टोटल लेंथ मेजर कर लें तो ये क्या है, तो ए से बी तक जाने का डिस्टेंस कहलाएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ से जाता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो जो एक्चुअल पाथ है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक यदि इस रास्ते से जा रहा है तो ये जो टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब जहाँ से, तो इनिशियल पोजीशन का मतलब जहाँ से स्टार्ट किए जर्नी हम लोग। तो स्टार्ट कहाँ से किए, तो स्टार्ट ए पॉइंट से किए, तो ए हम लोग का इनिशियल पॉइंट है। और बी तक पहुँचा तो बी हम लोग का फाइनल पॉइंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो ए हो गया इनिशियल, बी हो गया फाइनल। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो इस दोनों को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि इस लाइन को यदि ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि ये ब्लैक कलर के जो लाइन खींचे हुए वो सारा क्या है, तो डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंस है। और ये जो ब्लू कलर वाला लाइन दिख रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ए से बी तक ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, बाकी सारे डिस्टेंस हैं। दूसरा कि डिस्टेंस के बारे में, जैसे कि अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके कि फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो हर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है। तो डिस्टेंस हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का दिख रहा है कि एक ही फिक्स डायरेक्शन है कि ए से बी की ओर, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस हम लोग का वो स्केलर क्वांटिटी है
जबकि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो उसके डिफिनेशन से हो सकता है, दूसरा डिफरेंस उसके क्वांटिटी पे हो सकता है कि एक स्केलर क्वांटिटी दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, और एक और हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा यदि मूवमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट में। यानी कि ऑब्जेक्ट यदि हल्का सा भी मूव किया तो वहाँ पे डिस्टेंस होगा, और वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। वो ना तो जीरो हो सकता है ना तो नेगेटिव। तो डिस्टेंस कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जैसे कि ये वाला दिख रहा है कि ठीक है ए से बी की ओर जा रहा है तो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है, ये रेफरेंस पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से मूव किया, मूव करता हुआ यहाँ तक आया और यहाँ से फिर वापस यहाँ आ गया। तो इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी यही है कि वो ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट तक आया, लेकिन ए से वापस ओ पे आ गया। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और मान लो कि यही ऑब्जेक्ट ओ से ए गया और ए से वापस चलते हुए पीछे की ओर चला गया, तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता। एक और डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं कि डिस्टेंस में हम लोग को एक्चुअल पाथ पता चलता है कि किस पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से पता नहीं चलता कि वो किस पाथ से ट्रैवल कर रहा है। यानी कि यदि ए से बी तक यदि इस पाथ से जाए, इस पाथ से जाए या इस पाथ से जाए, हर पाथ से जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग टाइप ऑफ पाथ नहीं बता सकते, जबकि डिस्टेंस में हम लोग बता सकते हैं। तो ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स वो आएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा हो और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस टाइम सेम होता है। लेकिन यदि पाथ स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, जैसे कि जो पाथ है हम लोग का वो स्क्वायर शेप हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है, या हो सकता है कि वो बार बार टर्न कर रहा हो, तो इन सारे केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करता है और वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है। जैसे कि यदि ये बोल दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 किलोमीटर ईस्ट गया, मान लो ये पॉइंट ए है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लिया, तो चलो राइट टर्न, और मान लो कि वो 2 किलोमीटर चला, तो चलो 1 और ये 2 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट लिया और मान लो कि वो 2 किलोमीटर और चला, तो मान लो कि ये यहाँ से 2 किलोमीटर, कुछ ऐसा हो सकता है। और मान लो कि फिर से कहा जाए कि यदि वो 2 किलोमीटर और वो राइट की ओर टर्न लिया, तो वो कुछ इस टाइप से, यानी कि पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं कि ए पॉइंट जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ये 2, ये 3, और फिर यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलने के बाद -1, -2, -3 एंड -4,
कि 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। तो यदि डिस्टेंस पूछा जाए तो वो डिस्टेंस कितना है, तो एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, सारे को ऐड कर दें तो डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल पाथ क्या है, तो एक्चुअल पाथ है 1 + 2 + 2 + 2 यानी कि 7 किलोमीटर। तो मान लो कि ये A B C D ये 7 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पाथ का जो लेंथ है O से लेके, यानी कि डिस्टेंस का मतलब हो गया OA + AB + BC + CD। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पोजीशन O से लेके फाइनल पोजीशन तक। अब ये हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने का सिंपल सा तरीका कि हम लोग इसको ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट पाथ से। तो यदि इसको ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस यदि हम लोग फाइंड कर दें तो ये डिस्टेंस हम लोग का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट = OD। अब OD कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको, इस लाइन को पीछे की ओर लेके चलते हैं। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 + 2 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो OD = O से लेके यहाँ तक, इसको E बोल दें, तो AE का स्क्वायर प्लस E से लेके D तक का स्क्वायर = AE कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ED का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कितना हो गया, तो √25 यानी कि 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 5 किलोमीटर आया, जबकि दिख रहा है डिस्टेंस कितना है, तो वो 7 किलोमीटर है। तो इस तरीके से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन, यदि हम लोग का पाथ वो एक स्क्वायर शेप्ड हो, यानी कि एक स्क्वायर शेप्ड का कोई फील्ड है और उस फील्ड के बाउंड्री को, उस फील्ड के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना अलग अलग पॉइंट पे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मान लो कि A पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, A से B तक जा रहा है, B से होता हुआ C, C से होता हुआ D, D से होता हुआ फिर वापस A पे आ रहा है। तो अलग अलग पॉइंट, यानी कि B तक आने में, C तक आने में, D तक आने में और वापस A तक आने में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट, पहला कंडीशन लेते हैं कि यदि A से B तक आ रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है। और मान लो कि यदि इस स्क्वायर शेप्ड का जो फील्ड है उसके सारे साइड A मीटर के हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस भी A मीटर होगा एंड डिस्प्लेसमेंट वो भी A होगा क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल कर रहा है। लेकिन दूसरा, यदि वो A से होता हुआ B से होता हुआ C पे आ रहा है, तो A से C तक का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ, तो ये वाला प्लस ये वाला, तो ये A है और ये भी A है, तो A प्लस A यानी कि 2A। लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यदि इसको हम लोग ज्वाइन कर दें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब AC और AC का मतलब √AB² प्लस BC स्क्वायर, या फिर हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जो कि √2 इंटू साइड होता है। तो =√2 इंटू साइड, तो √2 इंटू A। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो √2 इंटू A होगा। उसी तरीके से यदि A से B, B से C और C से D आ रहा हो, तो तीसरा कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि A से B, B से C और C से D आ रहा है, यानी कि A से स्टार्ट किया चलना और D पॉइंट पे आ रहा है, इनिशियल पोजीशन A और फाइनल पोजीशन D। तो A से D तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, यानी कि A प्लस A प्लस A 3A, तो डिस्टेंस = 3A।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन डी, तो लेंथ ऑफ ए डी जो कि हम लोग का ए साइड के इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट ए हो जाएगा। तो जैसा कि बताया गया कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो पिछले दो एग्जाम्पल से दिख रहा है कि फर्स्ट वाले ए से बी तक में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम था, लेकिन ए से सी तक आने में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में, ए से डी तक आने में भी डिस्टेंस 3a है और डिस्प्लेसमेंट केवल a है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होता है या तो बड़ा होता है। और फाइनली यदि हम लोग फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, यदि a से होता हुआ, b से होता हुआ, c से होता हुआ, d से होता हुआ वापस a पे आ जाए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ a प्लस a प्लस a प्लस a, तो यानी कि कितना, तो 4a। तो डिस्टेंस हम लोग का 4a हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट a पॉइंट से a पॉइंट तक का डिस्टेंस तो 0 होता है, तो 0 डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को यहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है, इसी को ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसीलिए हम लोग इसको 0 डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग एक सर्कुलर पाथ का भी फाइंड कर सकते हैं कि मान लो कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R है। तो इसके हम लोग 4 डिफरेंट पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट A, या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि यदि इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए, तो ये पॉइंट A है, इसको B, C और D बोलते हैं। तो अलग अलग क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि यदि A से B तक जा रहा हो तो सर्कुलर पाथ है, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इस आर्क का लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसको हम लोग यदि इससे ज्वाइन कर दें तो उसी तरीके से A से C तक यदि आता है तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, तो ये जो सेमी सर्कल है यानी कि इसका सर्कमफेरेंस का हाफ, तो वो लेंथ हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दें तो ये वाला पाथ जो कि डायमीटर है, D तक यदि आया जाए तो A से D तक में ये 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, वो हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फिर से यदि इसको ज्वाइन कर दें तो AD का लेंथ, और यदि A से D तक, A से D B C D होता हुआ वापस A पे आता है, तो वापस इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा जो कि एक्चुअल पाथ है, एंड डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि A से स्टार्ट किया और A पे ही एंड कर रहा है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी पाथ का, चाहे वो डायरेक्शन दिया हुआ हो तो, चाहे वो स्क्वायर शेप्ड फील्ड हो तो, चाहे वो सर्कुलर शेप्ड का कोई फील्ड हो और उसके सर्कमफेरेंस की उसके चारों ओर चक्कर लगाया जा रहा हो तो हम लोग वहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग बना लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले यदि स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, तो अभी हम लोग डिस्टेंस पढ़े, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम बोल रहा है। डिस्टेंस एक तरह का स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। इस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अब स्पीड के भी टाइप्स हम लोग पढ़ना है, तो स्पीड के टाइप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े थे। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों का सेम डिफिनेशन, दोनों सेम है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि ये बोला जाए कि फर्स्ट 1 सेकेंड में कोई 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया,
नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। इसका दूसरा टाइप है वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड क्या होता है, तो जैसे यहाँ इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस था, तो हम लोग बोलेंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे या फिर वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। तो वेरिएबल स्पीड क्या है, तो यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको हम लोग वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। इसके बाद एक और टर्म आता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा उसको हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई एक बाइक से हम लोग जा रहे हैं और बाइक का स्पीड ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहा होता है, कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है स्पीड कम करके चलना होता है, कहीं पे रोड खाली होता है तेज चला रहे होते हैं। तो किसी पार्टिकुलर टाइम में पूछा जाए उस टाइम में क्या स्पीड है, तो जो बाइक का स्पीडोमीटर उस टाइम में पार्टिकुलर टाइम में जो रीडिंग दे रहा होगा वो उसका इंस्टैंटेनियस स्पीड है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो स्पीड वैरी भी करता है, हो सकता है स्पीड ज़्यादा हो कम हो, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर टाइम में जो स्पीड होगा वो उसको हम लोग उस टाइम का इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलेंगे। यानी कि किसी मोशन को जब हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो उस मोशन में किसी पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड पूछा जा सकता है और उस पार्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगा वो उसका इंस्टैंटेनियस स्पीड कहलाता है। उसके बाद एक और टर्म है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड पे कई सारे क्वेश्चन हम लोग को बनाने हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम थ्रू आउट द जर्नी, यानी कि पूरे जर्नी में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है और जो टोटल टाइम वहाँ पे लग रहा होता है उसका रेशियो को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यदि ये बोले कि हम लोग को मार्केट जाना है, यहाँ से मार्केट जा रहे हैं, कुछ टाइम लगा वहाँ पे स्पेंड किया और फिर उसके बाद वापस आ गए, तो जो टोटल डिस्टेंस लगा और टोटल टाइम हम लोग जो लगाए हैं पूरा मूव करने में, तो वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से हम लोग एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो एवरेज स्पीड पे भी कई सारे क्वेश्चन होंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे और उस न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं और वो न्यूमेरिकल उसी से बन जाएंगे। तो चलो अब हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव करते हैं। तो हम लोग यदि स्पीड की बात करें तो स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ एंड द कोरस्पोंडिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा हो तो जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है और जितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, इस दोनों का रेशियो को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग सुने कि स्पीड के टाइप्स कौन कौन सा, तो यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टैंटेनियस स्पीड, और एवरेज स्पीड। तो यदि यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करना हो तो जैसे बताया भी, an object is said to be moving with a uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, यदि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर पे है, 2 सेकेंड में 10 मीटर पे है, 3 सेकेंड में 15 मीटर पे, 4 सेकेंड में 20 मीटर पे है। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल लेते हैं, यानी कि पहले सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो पहले 1 सेकेंड में 5, फिर उसके बाद सेकेंड में देखते हैं, यानी कि 2 - 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 10 - 5 यानी कि फिर से 5। तो फर्स्ट सेकेंड में भी 5 मीटर ट्रैवल किया, सेकेंड में भी मतलब कि वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि हर सेकेंड वो 5 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। यानी कि ये जो टेबल दिख रहा है, ये जिस मोशन का दिखाया जा रहा है वो मोशन
यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोले, या इसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा वेरिएबल स्पीड, और वेरिएबल स्पीड क्या होता है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको हम लोग वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग स्पीड, जैसे कि ये 5 है, ये 12 हो जाए, ये 15 है, मान लो ये 30 हो जाए, तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम लोग वेरिएबल स्पीड बोल सकते हैं। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी गिवन इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड, और एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, या फिर जो उसके पाथ हैं, तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, उस पाथ के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो उसका स्पीड होगा, इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। फिर उसके बाद है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड को डिफाइन करना हो तो सिंपली हम लोग बोलते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि थ्रू आउट जर्नी जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा और जो टाइम टोटल लिया जाएगा तो उसका रेशियो वो एवरेज स्पीड है। यानी कि थ्रू आउट मोशन हम लोग यदि टोटल डिस्टेंस मेजर करें, टोटल टाइम मेजर करें, तो उसका रेशियो से हम लोग को एवरेज स्पीड मिलेगा। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के कई सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, तो उसके कुछ फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा हो तो सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, तो उस केस में टोटल उसका एवरेज स्पीड क्या होगा वो फाइंड करना। तो चलो पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विथ अनइक्वल स्पीड। मान लो कि कोई पॉइंट ए है, ये बी और ये सी, कोई एक कार यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से, और फिर वो बी पॉइंट पे पहुँचता है और स्पीड वो अपना चेंज कर लेता है। ये बोला जाए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि ए से बी, बी से सी तक सेम डिस्टेंस हो, यानी कि वो डिस्टेंस को हम लोग एस बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस एस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एस है, और ए से बी तक जो जा रहा है वो v1 स्पीड से जा रहा है, और बी से सी तक जो जा रहा है वो v2 स्पीड से जा रहा है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले डिस्टेंस तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि ये एस यानी कि 2s, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो तो 2s है, लेकिन टोटल टाइम फाइंड करना हो तो ए से बी तक जाने में कुछ और टाइम लग रहा होगा, बी से सी तक जाने में कुछ और टाइम लग रहा होगा। तो यदि हम लोग ए से बी तक के जर्नी की बात करें, ए से बी, तो स्पीड क्या है v1 है, डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस s है, तो टाइम क्या होगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो s बाई v1, यानी कि t1 बोल देते हैं कि a से b तक जाने में टाइम यदि t1 लग रहा है तो t1 इज इक्वल टू s बाई v1। उसी तरीके से यदि b से c तक जा रहा हो, स्पीड उसका v2 है और डिस्टेंस वो s ही ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको तो t2 इज इक्वल टू s बाई v2। तो हम लोग यहाँ से टोटल डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू वो हो जाएगा कितना तो s प्लस एस, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2s। लेकिन यदि टोटल टाइम फाइंड करना हो तो टोटल टाइम यानी कि t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, और उसको हम लोग लिख सकते हैं s बाई v1 प्लस s बाई v2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, यदि s कॉमन ले लें तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा s इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2। अब यदि हम लोग को एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला, इस पे हम लोग ये
टी का वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और टोटल डिस्टेंस भी फाइंड कर चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला पे डाल दें तो 2s टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम का मतलब s इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V2। ये V1 इंटू V2 ऊपर चला जाएगा, ये s और s कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला ये है यदि सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि A से B तक V1 स्पीड से जा रहा है, B से C तक V2 स्पीड से जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो उस समय एवरेज स्पीड क्या होगा? तो 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट A से B तक, फिर B से C तक एंड C से D तक, यदि वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करे, यानी कि A से V1 स्पीड से जा रहा है, B से V2 स्पीड से जा रहा है, C से V3 स्पीड से D पे पहुंच रहा है, और यदि इसके बीच का डिस्टेंस सेम हो, तो हम लोग वहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करके। अब दूसरा टाइप कि A से B, B से C तक अलग अलग स्पीड से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है लेकिन टाइम सेम हो, यानी कि V1 से मान लो कि 2 घंटे के लिए B तक पहुँचे, यानी कि V1 स्पीड से 2 घंटे तक चलाए और B तक पहुँचे, फिर B से 2 घंटे के लिए चलाए और C तक पहुँचे, तो उस केस में एवरेज स्पीड फाइंड करना। तो एक कार A से चलना स्टार्ट कर रहा है जो कि V1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो T टाइम के लिए ही ट्रैवल कर रहा है, यानी कि T आवर के लिए वो चलेगा, और मान लो कि वो B पे पहुंचता है। फिर B पॉइंट से वो V2 स्पीड से चल रहा है, लेकिन अभी भी वो T आवर के लिए चलता है और C पे पहुंचता है। तो A से B तक जाने में सेम टाइम लग रहा है, B से C तक जाने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम। तो इस केस में एवरेज स्पीड फाइंड करने का तरीका, तो फिर से हम लोग एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। लेकिन इस बार हम लोग को डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलो यदि हम लोग A से B तक के जर्नी की बात करें, तो A से B तक V1 स्पीड से जा रहा है और टाइम T लग रहा है, तो डिस्टेंस S1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि V1 इंटू T। उसी तरीके से यदि हम लोग B से C तक का लेंथ निकालें, तो V2 स्पीड से जा रहा है और T टाइम के लिए जा रहा है अभी भी, तो S2 इज इक्वल टू V2 इंटू T। यानी कि टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि S1 प्लस S2, यानी कि कितना? तो V1T प्लस V2T। हम लोग T कॉमन ले लें तो V1 प्लस V2 इंटू T। और यदि टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम इज इक्वल टू A से B तक T आवर, B से C तक T आवर, यानी कि T प्लस T, यानी कि 2T। तो यदि अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हम लोग का आया V1 प्लस V2 इंटू T, और हम लोग का टोटल टाइम आया 2T। T और T कैंसिल आ जाएगा, तो V1 प्लस V2 डिवाइड बाई T। तो ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का एवरेज स्पीड का, यदि वो सेम टाइम के लिए अनइक्वल स्पीड से ट्रैवल कर रहे हों। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे बताया गया, केवल 2 इंटरवल लेके कई सारे इंटरवल में भी हो तो भी हम लोग यहाँ एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो तो भी, या फिर सेम टाइम के लिए अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो तो भी हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। यदि सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है तो उस समय एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। और यदि सेम टाइम के लिए अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल्स आए
तो उसके कंडीशन को उसको देखना है, उसके गिवन को लिखना है, और उसके बाद जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग एवरेज स्पीड या जो भी हम लोग से पूछा जाए वो फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी सारा टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, अगली क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू।